डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स मैं बालाजी मुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलो स्टूडेंट, आज हम एक सिंपल सा टॉपिक देखने वाले हैं जो हमारे स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, हम सभी को अभी स्टेट बोर्ड की एग्जाम भी तो देना है। तो चलो आज हम 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी इसी सब्जेक्ट से टॉपिक नंबर 7 देखने वाले हैं। आज का हमारा जो 7 नंबर का टॉपिक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड और आसान टॉपिक है। तो इसी टॉपिक से हमें बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमें 5 to 7 मार्क कवर करना है, इसलिए हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। शुरुआत करते हैं टॉपिक की। स्टूडेंट देखो, टॉपिक के अंदर हमें देखना है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो प्लांट ग्रोथ का मतलब क्या होता है? प्लांट ग्रोथ का मतलब जो है वो सीधी सी बात है, प्लांट की डेवलपमेंट होना, फिर वो हाइट इंक्रीज होना, बॉडी मास इंक्रीज होना, प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के चेंजेस दिखना, इन सभी कंसेप्ट को हम ग्रोथ के अंदर लेते हैं। अभी उसी के साथ मिनरल न्यूट्रिशन क्या दिया है? तो मिनरल न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है हर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर एनी लिविंग थिंग को डेवलप होने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, कुछ यूटिलाइज मटेरियल की जरूरत होती है। तो उन सभी यूटिलाइज मटेरियल्स को और जो ग्रोथ को हेल्प करते हैं उन्हीं मटेरियल को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो उसी तरह से हमारे प्लांट के अंदर जो मिनरल्स है उन्हीं के जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उसी वर्क को लेकर हम न्यूट्रिएंट कहेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट को। ठीक है, तो प्लांट के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंट हमको देखना है। तो आज प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन इन दोनों के ऊपर आते हैं। तो देखेंगे क्या है ये। हम देखने वाले ग्रोथ हार्मोन्स किसी प्रकार के प्लांट बॉडी को या फिर किसी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और ग्रोथ करने वाले कुछ बायोकेमिकल्स की जरूरत होती है। तो इसी पॉइंट के अंदर हमें उन्हीं को याद करना है, उन्हीं को ज्यादातर देखना है। तो सबसे फर्स्ट देखो, जो हार्मोन टर्म है स्टूडेंट, ये स्टेरलिंग इन्होंने बताई थी और 1906 के अंदर ये हमें पता चली। उसके बाद ये इंटरनल फैक्टर्स थे और इंटरनल फैक्टर रहने की वजह से वहां पर ग्रोथ हो रही थी, इसलिए उसे हार्मोन्स बताया या फिर ग्रोथ हार्मोन्स बताए। उसे हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो ग्रोथ करते हैं। अगर यही हार्मोन ग्रोथ नहीं करेंगे, उसे इनिबिट करेंगे, तो उसे हम इनिबिटर कह सकते हैं। अगर वो ग्रोथ बढ़ाने को हेल्प करेंगे तो प्रमोटर कहेंगे या फिर मॉडिफाई द ग्रोथ कहेंगे। तो इसी तरह के कुछ टाइप्स मिलते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स के अंदर ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इसी को लेते हैं हम। ग्रोथ इनिबिटर्स के अंदर हम सीधा इथिलीन को लेते हैं, एब्सिसिक एसिड को लेते हैं। उसके बाद फाइटो हार्मोन जो है वो ग्रोथ रेगुलेटर्स है और वो प्लांट के अंदर ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं। तो इतना सब कुछ हमें वहां पर दिया है। उसके बाद देखो, सिंपल सी बात है, हम अभी पॉइंट की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर थाइमन और पिंकस की वजह से हमें 1948 के अंदर प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में पता चला। लेकिन जो हार्मोन्स थे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे और नेचुरली प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन्हीं का अगर इफेक्ट देखें तो हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है, जो साइट है, वो वहां पर चेंज होते हुए नजर आ रही है और जो प्लेसेस है प्रोडक्शन के वो अलग अलग भी होते हैं और माइन्यूट भी होते हैं, ऑप्टिमम अमाउंट में भी होते हैं। हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम और पैरेन्काइमा से। ये हमें फिलिप्स ने बताया 1971 में। अब यहाँ से एक बात पता चलती है कि ये फैक्टर्स जो है, जो भी यहाँ पर हार्मोन्स है वो एफेक्टिंग है, वो ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रोथ इनिबिट भी कर सकते हैं या फिर उन्हीं की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, माइन्यूट होती है, ऑप्टिमम भी होती है। तो ये हमें वहां पर बताया है। ये फ्लोएम से भी रन हो सकते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल से भी रन हो सकते हैं। फिलिप्स ने हमें 1971 में। अब सबसे फर्स्ट वाला ग्रोथ हार्मोन था जिसे हम ऑक्सिन कहेंगे, ये ग्रोथ बताते हैं स्टूडेंट। अब ऑक्सिन जो है वो एफ वेंट ने 1931 के अंदर हमें दिया था, तो उसे वहां पर टर्म जो है वो ऑक्सिन के नाम से वो बताते थे। उसके बाद इसे यूरिन के अंदर आइसोलेट किया था और जो पर्सन पेलिग्रा से सफरिंग थे उन्हीं के अंदर वो ऑब्जर्व किया था। तो कोगल एंड यस स्मिथ इन्होंने 1931 में भी इसी के बारे में बताया। अब प्लांट्स के अंदर इसे सिंथेसाइज किया तो मेरिस्टेमेटिक रीजन के पास हमें दिखाई देते थे प्लांट्स के अंदर। जब प्लांट्स के अंदर इसे देखा, ट्रांसपोर्ट किया, तो सीधा सीधा इसी का इंपॉर्टेंट जो वर्क था नेचुरल,
वो था ग्रोथ करना। उसी के लिए कुछ टाइप्स भी दिए वाले, इंडोल एसिटिक एसिड हम उसे कहेंगे, फिर I3AA भी कह सकते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, IAA हम उसे बता सकते हैं। उसका ट्रिप्टोफैन का भी एग्जांपल दिया था जो प्राइमरी प्रीकर्सर था इंडोल एसिटिक एसिड का प्लांट के अंदर। ये जो हार्मोन है स्टूडेंट, ये फर्स्ट डिस्कवर किया था प्लांट के अंदर, और रिस्पॉन्सिबल जो था वो सेल इलॉन्गेशन के था। मीन्स सेल इलॉन्गेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें प्लांट के अंदर पता चला था सबसे फर्स्ट। उसके बाद बेसिपिटल मैनर से ट्रांसपोर्ट होता है, इसी को हम सिंथेसिस ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, और इसी का बेसिक वर्क जो है वो अनदर भी टाइप बताता है जो है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। उसके बाद NAA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, उसका एग्जांपल 2,4-D दिए वाला है, उसे हम पाइक्लोरो दैट इज द फिनोक्सी एसिटिक एसिड कहेंगे। इसी तरह से उसी के हमें डिफरेंट टाइप्स दिए है। अब इसी के इफेक्ट क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या है ऑक्सीजन के, तो प्राइमरी जो इफेक्ट है स्टूडेंट वो सेल को एनलार्ज करना यानी कि ग्रोथ करना। हायर प्लांट जो है वो ग्रोइंग कंडीशन में दिखते हैं, अपाइकल ग्रोथ होती है, बर्ड की ग्रोथ होती है, और वो इनहिबिट करने के लिए भी हेल्प करता है लेटरल बर्ड के, ठीक है। अपाइकल डोमिनेंसी कह सकते हैं जब अगर लेटरल बर्ड को इनहिबिट करेगा तो। उसके बाद स्टेम की ग्रोथ करता है, रूट की करता है, उस मल्टीप्लिकेशन करता है सेल का, देन टिश्यू कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, कैलस फॉर्मेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन। और दूसरी बात रही तो ये लैटरल एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर एग्जांपल देखते हैं हम तो इसी के लिए हमें कुछ हर्बिसाइड्स के एग्जांपल दिए हैं। उसके बाद सिंथेटिक हार्मोन्स के, सिंथेटिक हर्बिसाइड्स के भी एग्जांपल है, जिसके अंदर हर्बिसाइड में हम 2,4-D ले सकते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड को भी लेते हैं। देन स्टूडेंट ये डाइकोट वीड्स को क्या करता है, किल कर सकता है, तो ये वहां पर वीडिसाइड बन गया मोनोकॉट प्लांट के अंदर। देन सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए भी लेमन, ग्रेप्स, बनाना के अंदर ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो पार्थेनोकार्पी जनरेट करता है, उसे हम सीडलेस कहेंगे। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या होता है, सीडलेस। ऑक्सीजन सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है तो कैम्बियम प्रोड्यूस भी कर सकता है और अर्ली सेल डिफरेंशिएशन कर सकता है जाइलम फ्लोएम के अंदर। ये देन सेल को इलोंगेट करना, लो कॉन्सेंट्रेशन एंड शूटिंग हायर कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स कितना कौन सा भी कॉन्सेंट्रेशन वहां पर रहेगा तो सेल को वो ग्रो करेगा, इलोंगेट करेगा, प्रमोट करेगा। उसके बाद अर्ली रूटिंग भी वहां पर वो फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट करता है, उसे हम प्रोपोगेशन कह सकते हैं। कटिंग के अंदर जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन पाउडर लगाया ग्राफ्टिंग एरिया को, तो सीधा सीधा वहां पर प्रोपोगेशन के लिए सपोर्ट करता है, रूट फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है। अगर उसे हम स्प्रे करेंगे पेस्टिसाइड या फिर वीडिसाइड के लिए भी सपोर्ट करता है। 2,4-D का एग्जांपल हमने लिया था, पाइनएप्पल। उसके बाद लीची के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं फ्लावरिंग के लिए, फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद प्रिवेंट प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप के लिए जो होते हैं प्रीमैच्योरली, उसे अवॉइड करने के लिए फिर स्टॉप करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, पीर के अंदर, एप्पल के अंदर और ऑरेंज के अंदर। उसके बाद ऑब्सेशंस लेयर फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं, और ऑक्सीजन बेसिकली सेल इलोंगेशन को वर्क करता है, तो ये रेस्पिरेशन रेट भी प्लांट के अंदर बढ़ाता है। ऑक्सीजन डोर्मेंसी ब्रेक करने के लिए और क्विक जर्मिनेशन के लिए सपोर्ट करता है। तो ये उसके कुछ एग्जांपल वहां पर हो गए, और ये ऑक्सीजन के बारे में हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद जिबरलिंस का एग्जांपल हमें दिया है। जिबरलिंस के अंदर क्या बताया, जिबरलिन जो है वो अनदर ग्रोथ हार्मोन है, और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, प्लांट को डायमीटर ग्रोथ करने के लिए या फिर प्लांट की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अनदर ग्रोथ जो है वो प्रोमोटिंग ग्रोथ है, जो रूट टिप रहेगा या फिर सीड रहेगा, इस सीड के अंदर सीड डेवलपमेंट करने के लिए, रूट टिप को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करता है। और दूसरी बात रही तो वास्कुलर टिश्यू को भी इंक्रीज करने के लिए सपोर्ट करेगा। जिबेरलिन का जो आइसोलेशन है वो जिबेरलिया फुजिकोरिया इसी फंगस के पास हुआ था, और ये जापानीज साइंटिस्ट ने बताया था कुरशवा ने 1926 के अंदर। जो 1926 के अंदर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया उसी से पता चलता है कि जो जिबेरलिया फुजिकोरिया ये फंगस है वो डिसीज कॉजिंग थी, और वो सीधा राइस प्लांट के अंदर दिखाई दी थी, वहां पर बैकनी डिसीज क्रिएट हुआ था। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये जिबरलिन मिला था, और जिबरलिन को जो आइसोलेट किया था, आइसोलेट करने के बाद याबूटा एंड
सुमुकिनो ने 1938 में फंगस कल्चर के फॉर्म में बताया था। तो इसीलिए जिबेरेलिन का नाम जिबेरेलिया से इसी का नाम जिबेरेलिन हो गया। इसे सिंथेसिस करने के बाद और इसी का यूज करने के बाद सीधा एंग्लियोस, सीड्स, रूट, स्टेम, टिप यहाँ पर उसी का हमें प्रोडक्शन मिलता है, या फिर फंगल डिसीज अगर हो गया तो वहां से वो कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरी बात है, इसी से हमें 150 केमिकल्स वहां पर मिल सकते हैं, और जो जिबेरेलिन है वो G3 मोस्ट कॉमन है जो प्लांट के अंदर मिलता है। उसके बाद नियर अबाउट 100 ऑफ द जिबेरेलिन वहां पर मिले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरह से हम जिबेरेलिन के बारे में बता सकते हैं। अब जिबेरेलिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, एप्लीकेशन क्या होते हैं? ये डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद सीड जर्मिनेशन को सपोर्ट करता है, जैसा कि सीरियल क्रॉप में बार्ली है, वीट है, इसके अंदर सीड जर्मिनेशन को सपोर्ट करेगा। देन स्टूडेंट ये सिंथेसाइजिंग हार्मोन्स है, हाइड्रोलाइजिंग हार्मोन्स है, और एंजाइम एनालाइजिंग भी वहां पर है, और शुगर प्रोड्यूस करने के लिए सपोर्ट करता है। इलांगेशन सेल का करता है, लेकिन स्टेम की डायमीटर भी इंक्रीज करता है, इंटरनोड की ग्रोथ करता है, लेंथ की ग्रोथ करता है, इंक्रीज करता है इंटरनोड को, और प्लांट्स को फ्लावरिंग कंडीशन से डेवलप करने के लिए, फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए सपोर्ट करता है। उसके बाद रोसेट हैबिट इसी के उस बीट कैबेज के अंदर ये प्रोड्यूस करता है, सीड प्लांट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। टोमेटो, एप्पल, पीर इन्हीं के अंदर ये पॉसिबल है। फ्लावरिंग जो है लॉन्ग लाइफ प्लांट्स के वो यहाँ पर इंक्रीज होने के लिए हेल्प होती है। फ्रूट की साइज इंक्रीज होती है, लेंथ भी वहां पर इंक्रीज होती है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर सकता है, प्लांट के अंदर जो भी डॉर्फ कंडीशन है वो कम कर सकता है। मेज, उसके बाद स्टेम जो है वो इलोंगेट करेगा, मेज के रहेगी, या फिर जवार रहेगी, या फिर किसी तरह से वहां पर मोनोकॉट प्लांट रहेगी। उसके बाद हाइट इंक्रीज करेगा, और जिबेरेलिन जो है वो वर्नलाइजेशन के लिए भी यूज होता है, यानी कि वर्नलाइजेशन प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो सकता है। देन इनिबिट करता है ग्रोथ को, और रूट ग्रोथ को भी डिले कर सकता है, सेंसेशन कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है एब्सिशन का वर्क। उसके बाद डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा और प्लांट के जर्मिनेशन को बढ़ाएगा। एप्लीकेशन जो है जिबेरेलिन का वो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से ये यहाँ पर हमने बताया। उसके बाद हमने साइटोकाइनिन देखना है। साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? साइटोकाइनिन जो है वो अनदर ग्रोथ हार्मोन है, वो ग्रोथ प्रमोट करता है, यानी कि सेल डिवीजन करता है, और लेथम इसे टर्म को बताते हैं। जो फर्स्ट साइटोकाइनिन था उस कुक और मिलर इन्होंने बताया था 1954 के अंदर। अभी इसी तरह से ये कैलस सेल के टिश्यू के रिक्वायरमेंट से बताया था। उसके बाद वहां पर हमें निकोटिना टोबैकम, यानी कि टोबैको की जो प्लांट है उसके अंदर ये पॉसिबली ऑब्जर्व किया था। उसके बाद न्यूट्रिएंट मीडियम जैसा कोकोनट मिल्क के अंदर, उसके बाद डिग्रेडेड सैंपल के अंदर डीएनए का होता है उसी के अंदर ये पाया गया था। देन इसी को काइनेटिन बताते हैं। काइनेटिन जो केमिकल काइनेटिन है, नेचर का कंपोनेंट है स्टूडेंट, जिसे हम 6'-फॉस्फाइरल अमाइनोप्यूरिन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेचुरल जो साइटोकाइनिन है वो मेज से ऑब्टेन हुआ था, और मेज से जब ऑब्टेन होता है तो उसे जिटिन इसी नाम से बताया था। 6-बेंजोइल एडेनाइन ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन हार्मोन है, और इसी तरह से 7 डिफरेंट टाइप्स के साइटोकाइनिन वहां पर रिकॉर्डेड में रखे थे। अब उसके बाद नेचुरल साइटोकाइनिन जो था वो प्लांट दैट इज द बनाना, फ्लावर्स, एप्पल्स, टोमेटो, फ्रूट्स, कोकोनट मिल्क इसके अंदर बताए थे। अब इसी का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? इसका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है या फिर एप्लीकेशन है साइटोकाइनिन के, वो सीधा सीधा है सेल डिवीजन करना, सेल को प्रमोट करना, एनलार्ज करना। साइटोकाइनिन जो है शूटिंग के लिए हेल्प करता है। लो रेशियो साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन इंड्यूसेस रूट डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करता है। हाँ, उसके बाद बर्ड फॉर्मेशन के सपोर्ट करता है, शूट फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो मेंटेन रखता है, इंटरएक्शन रखता है, कंट्रोल्स करता है मॉर्फोजेनिक एक्टिविटी को या डिफरेंशिएशन को। उसके बाद लैटरल ब्लड प्रोड्यूस करता है, अपेकल डोमिनेंसी वहां पर
डेवलप कर सकता है। उसके बाद डिले सेंसेशन क्रिएट कर सकता है, एब्सेशन प्रोसेस डेवलप कर सकता है प्लांट ऑर्गन्स के अंदर। उसके बाद रामचंद्र एंड लैंग ने 1957 के अंदर फॉर्मेशन दिया था इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम का। तो ये जो इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम है ये एक्सपोनेंशियस था और इसी का ये बेसिक वर्क था साइटोकाइनिन का। यहाँ पर सीड डोर्मेंसी ब्रेक होती है और सीड जर्मिनेशन चलता है और साइटोकाइनिन की वजह से रिवर्स अपेकल डोमिनेंसी भी वहां पर बताई जाती है और ये आरएनए सिंथेसिस करने के लिए इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन के लिए भी सपोर्ट करता है। तो ये साइटोकाइनिन के बारे में भी अभी इतने जो हो गई है वो ग्रोथ हार्मोन थे। अब है स्टूडेंट इनहिबिटर्स। सबसे फर्स्ट वाला इथिलीन है और ये ऐसा हार्मोन है गैसेस नेचर में पाया जाता है। ये डेनी इन्होंने 1924 के अंदर बताया था। उसके बाद गेन इथिलीन जो है स्टूडेंट, तो इथिलीन राइपनिंग हार्मोन्स के नाम से भी हम उसे जानते हैं, फ्रूट राइपनिंग को सपोर्ट करता है। देन गेन 1934 के अंदर बताते हैं कि जो स्टैब्लिश था प्लांट्स वो नेचुरली सिंथेसाइज था और इथिलीन उसे हम कह सकते हैं। क्रॉकर 1930 में प्रपोज करते हैं इसे। तो इथिलीन जो है प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट राइपनिंग के लिए, ये पता चलता है। ये गैसेस हार्मोन है तो हाइड्रोकार्बन से बना है और इसी का इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रूट राइपनिंग के लिए। इथिलीन जो है वो इथाफोन से भी मिलता है, ये उसका सोर्स है। तो ये बात हमें याद रखना है, ये एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। उसके बाद रूट फॉर्मेशन के लिए, अपेकल डोमिनेंसी के लिए और मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ और सीधा सीधा फ्रूट राइपनिंग के लिए ये सपोर्ट करता है। उसके बाद इसके कुछ और भी इफेक्ट दिए वाले हैं जो फ्रूट राइपनिंग तो करेगा, बनाना के अंदर करेगा, एप्पल के अंदर करेगा, मैंगो के अंदर करेगा। उसके बाद ये लैटरल रूट्स को इनहिबिट करता है, उसकी डोर्मेंसी ब्रेक करने के लिए सपोर्ट करता है, बर्ड फॉर्मेशन करता है, सीड की डोर्मेंसी भी ब्रेक करता है। उसके बाद एब्सेशन एक्टिविटी बढ़ाता है लीव्स के अंदर, फ्लावर के अंदर, फ्रूट के अंदर और एब्सेशन लेयर भी बढ़ाता है। इथिलीन इनहिबिट करता है ग्रोथ को लैटरल बढ़ के। देन अपेकल डोमिनेंसी क्रिएट होती है और अपेकल डोमिनेंसी क्रिएट होने की वजह से प्लांट हॉरिजॉन्टली भी वहां पर बहुत बढ़ सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा फ्लावरिंग के लिए सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमको वहां पर दिए हैं। ठीक है, अब देखो ग्रोथ इनहेंस करेगा, सेंसेशन क्रिएट करेगा प्लांट के अंदर, फ्लावरिंग को इनहिबिट भी कर सकता है पाइनएप्पल के अंदर। और दूसरी बात रही ये इपिनसिटी यानी कि ड्रूपिंग जो है ये कॉजेस कर सकता है लीव्स और फ्लावर के लिए। इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द क्लोरोफाइलेज यानी कि क्लोरोफाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता है और बनाना और सिट्रस फ्रूट के अंदर। ठीक है, ये वहां पर बताता है इथिलीन के बारे में। उसके बाद रही बात एब्सिसिक एसिड की। ये भी नेचुरल ग्रोथ हार्मोन है और इसे इनहिबिटर हम कर सकते हैं। इनहिबिटर हार्मोन से जो नेचुरल ग्रोथ है हार्मोन्स इसे कहेंगे या फिर नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स कहेंगे, यानी कि ग्रोथ स्टॉप करने वाला हार्मोन। ये कोरेंस एंड एडिकॉट 1961 टू 1965 के अंदर हमें पता चला। ये कॉटन के अंदर मिला था, कॉटन बॉल के अंदर केमिकल सब्सटेंस एब्सिसिन से बना था। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म मिलते हैं। वेरिंग 1963 में इसे आइसोलेट करते हैं और आइसोलेट करने के लिए बर्ड का यूज करते हैं। एसर्स इंड्यूस द बर्ड डॉर्मेंसी एंड नेम टू द डॉर्मेंट। उसके बाद इसे डॉर्मेंट नाम दिया है। देन स्टूडेंट ये टू आइडेंटिकल केमिकल सब्सटेंसेस है जो कॉमन नेम से हम बताते हैं एब्सिसिक एसिड। उसके बाद ये लीव्स, फ्रूट, रूट, सीड इन्हीं के सिंथेसाइजिंग के लिए हेल्प करता है और एब्सेशन बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। केमिकली इसके अंदर 15 कार्बन हमें दिखाई देते हैं और सेक्रेटेड नॉइड से और सिंथेसाइज्ड फॉर्म से हम इसे मैलोनिक एसिड भी बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इसका। सिंपल सी बात है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि एप्लीकेशन वहां पर है जो एब्सेशन क्रिएट करता है लीव्स के अंदर, डॉर्मेंसी भी क्रिएट करता है मेनी प्लांट्स के अंदर और कंट्रोल करता है डॉर्मेंसी को, बर्ड को, सीड को भी। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ इनहिबिट करता है और सेंसेशन बढ़ाता है फ्लावर, फ्रूट्स के अंदर। इतना सब इनहिबिट हो गया तो सेल डिले हो सकते हैं, सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन और सप्रेशन, कैम्बियम एक्टिविटी सब इनहिबिट होते हैं। माइटोसिस प्रोसेस, वास्कुलर कैम्बियम जो है वो वहां पर स्टॉप भी हो सकती है और रन भी हो सकती है। एब्सिसिक एसिड जो है वो इफ्लक्स को हेल्प करता है, पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर भेजना, कार्ड सेल का वर्क बढ़ाना, उसके बाद क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा इसी के लिए हेल्प करना। एंड देन हम उसे एंटी ट्रांसपेरेंट कहेंगे।
दोनों को सपोर्ट करता है, स्टोमेटोक्लोज को भी करता है और ओपन करने के लिए भी सपोर्ट करता है। उसके बाद जो हार्मोन्स की एक्टिविटी है वो स्टूडेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है और फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, लॉन्ग डे प्लांट रहेंगे या फिर फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट के अंदर इंड्यूस करने के लिए भी हेल्प करता है। तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन्स के लिए। उसके बाद हमें दिया है